हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ आर त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या कितनी है आर। आर त्रिज्या की हम एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं, ठीक, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब अगर देखें तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको स्वप्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त करना है तो स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होता है, एन फाई अपान कितना होता है आई। तो इसका मतलब अगर L का मान हमको प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसका मान प्राप्त करना होगा, फाई का, ठीक। तो अगर हमको फाई का मान प्राप्त करना है तो यहां लिखेंगे सबसे पहले कि माना आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसका केंद्र O है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो है आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब यहां अगर देखें तो कुंडली में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो सबसे पहले अगर इसका हमको, इसके लिए अगर फाई निकालना है तो चूंकि फाई बराबर क्या होता है b इंटू ए, तो इसका मतलब पहले हमको किसका मान चाहिए, b का। मतलब इस कुंडली के केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के भीतर उसके केंद्र पर जो तीव्रता होती है वो B बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। कहां से मिला ये सूत्र, अगर इस सूत्र की हम बात करें तो ये सूत्र है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बायो सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग आप अगर एक बार देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहां पर जो तीव्रता है वो भी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। तो हमको क्या मिल गया, अब तीव्रता। अब तीव्रता से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स। मतलब इस कुंडली से, इस समतल वृत्ताकार कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तब यहां जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो फाई बराबर क्या होगा, b इंटू ए। तो अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है यहां म्यू नॉट अपान 2
NI/R, और इस कुंडली का मतलब इस वृत्ताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए एक आर से एक आर यहां कैंसिल हो जाएगा, तब हमको फाई बराबर क्या मिलेगा यहां, तब मिलेगा फाई बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई एन आई और आर। क्या बचेगा यहां देखिए, म्यू नॉट अपान 2 एन पाई आई और इनटू आर। तो फाई की वैल्यू आ गई। अब यहां पर अगर हम स्वप्रेरकत्व देखें तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा, कुंडली का एल बराबर क्या होता है, वो होता है एन फाई अपान कितना आई। क्योंकि कुंडली का अगर हम स्वप्रेरकत्व देखेंगे तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा, एल बराबर एन फाई अपान आई। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिए एन और फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई एन आई आर, ये हो गया। और अपान कितना हो जाएगा आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई एन इंटू एन, एन स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा आर हेनरी। तो इस प्रकार से जो हमारा स्वप्रेरकत्व आएगा वो होगा एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई एन स्क्वायर आर, ठीक, ये हो जाएगा इतना हेनरी। तो इस प्रकार से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक बच्चों, इसका अगर हम रिवीजन कर लें एक बार, तो इसका अगर हम रिवीजन करेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या है कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है। जैसे ये आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब सबसे पहले अगर हमको स्वप्रेरकत्व निकालना है तो स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र हमारे पास क्या है, एल बराबर क्या होता है, एन फाई अपान आई। इसका मतलब सबसे पहले अगर स्वप्रेरकत्व निकालना है तो उसके लिए हमको फाई का मान चाहिए। तो चूंकि फाई बराबर होता है बी इंटू ए, तो फाई निकालने के लिए पहले बी चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर बी, बी का मतलब इस जो ये कुंडली है इसके भीतर तीव्रता कितनी होगी। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। ठीक, अब देखेंगे तो जब बी की वैल्यू मिल गई तो अब बी से हम क्या निकाल सकते हैं, फाई। तो अब इस समतल वृत्ताकार कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए। तो अब बी की वैल्यू हमने यहां रख दिया, ये वाली जो बी की वैल्यू यहां पर जो है, जैसे बी की वैल्यू जो आई है ये म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर, उसको यहां पर रख दिया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो फाई बराबर क्या बचा, म्यू नॉट अपान 2 एन पाई आई और आर, ये हो गया। अब इसका अगर हम स्वप्रेरकत्व तो देखें तो स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है, एल बराबर एन फाई अपान आई। तो फाई की वैल्यू हमने रख दिया, जो कटा आई से आई कट गया, काट दिया, जो बचा उसको लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है और आशा करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, तो ये लंबी परिनालिका का
स्वप्रेरकत्व, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। अब किसी लंबी परिनालिका अगर देखें तो परिनालिका का मतलब क्या है कि देखिए, परिनालिका का मतलब होता है कोई एक कुचालक पदार्थ लें और इसमें क्या करें कि तांबे के पृथक्कृत तारों को कुंडली के रूप में लपेट दें और इसके एक सिरे को यहां इस प्रकार से बैटरी से इसको जोड़ दें, तो यही क्या होती है, परिनालिका होगी। अब अगर धारावाही परिनालिका है तो इसके कारण जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, और ये परिनालिका से इस प्रकार से क्या होगा, ये फ्लक्स गुजरेगा, और अगर इसकी लंबाई कितना है, L है। तब देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हमको प्रेरकत्व तो निकालना है तो वही काम फिर से इसमें करना है कि प्रेरकत्व के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, L बराबर वही N फाई अपान कितना I, तो मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है, तो फाई बराबर क्या होता है B इंटू ए। तो फाई को निकालने के लिए हमको क्या किस चीज की जरूरत है, पहले वो जरूरत है B की। ठीक, तो परिनालिका के भीतर अगर देखें तो कोई भी अगर धारावाही परिनालिका है तो उसके भीतर तीव्रता कितनी होगी, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। किसी जो है धारावाही परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, B बराबर होगा म्यू नॉट एन आई। ये जो है सूत्र कहां से आया हुआ है, तो वही जो सबसे पहले चुंबक में जो हमने 160 जो है पढ़ा हुआ है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां से जब आप उस चैप्टर को उस सेशन को आप अटेंड करेंगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होगा एम्पियर का एक परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग, तो उसका अनुप्रयोग है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सिर्फ सूत्र ही पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, और डेरिवेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सेशन को आप जरूर अटेंड करें। अब यहां पर देखेंगे तो B बराबर चूंकि म्यू नॉट एन आई। अब देखिए यहां n क्या है, एकांक तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो या n बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ n अपान L, तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान कितना L। तो इस प्रकार से परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी वो B बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान L। ठीक, B का मान आ गया। अब B का मान जब आ गया तो B से हम क्या निकाल सकते हैं, I, मतलब परिनालिका से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। परिनालिका से गुजरने वाला फ्लक्स, तो वो फाई बराबर क्या होता है B इंटू ए। तो अब फाई बराबर क्या होगा B की वैल्यू, तो म्यू नॉट एन आई अपान L और इंटू क्या हो जाएगा A। तो इस प्रकार अगर देखें तो परिनालिका से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई बराबर कितना हो जाएगा B इंटू ए, और यहां पर हमने क्या किया B की जो है वैल्यू रख दिया। ठीक,
अब चूंकि यहां पर अगर हम देखें तो अब फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फ्लक्स का मान आ गया। अब क्या होगा, अब हमको निकालना है स्वप्रेरकत्व। तो अब इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, तो परनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये N फाई अपान कितना I। तो L बराबर क्या होगा, N और फाई की वैल्यू म्यू नॉट N I अपान L और इनटू कितना A। ठीक, और एक I जो ये वाला बचा हुआ है ये यहां चला गया। ठीक, L बराबर क्या होगा, N फाई अपान I, N और फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू म्यू नॉट N I A, म्यू नॉट N I A अपान कितना L। ठीक, अब देखिए I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो L बराबर क्या बचा यहाँ, म्यू नॉट N स्क्वायर, N इंटू N स्क्वायर, और क्या बचेगा, म्यू नॉट N स्क्वायर, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपान कितना हो जाएगा L। तो इस प्रकार से हेनरी, तो प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व निकल कर आया वो कितना आया, L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपान कितना हो जाएगा L। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक और शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा कि लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। अब देखिए इसमें आपको चाहे वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो चाहे इसका स्वप्रेरकत्व हो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिमाग में क्या रखना है कि आपको सबसे पहले अगर L की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, L बराबर ये होता है N फाई अपन I। तो L का मान निकालने के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, फाई का। तो फाई बराबर जो कि B इंटू ए होता है, तो फाई का मान निकालने के लिए किसका मान चाहिए हमको, B का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम B निकालेंगे। तो जैसे प्रणालिका के भीतर जो तीव्रता होगी वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, जो कि एन बराबर क्या होता है, ये एन अपान एल होता है। तो बी बराबर ये आ गया हमारा मान। ठीक, जब बी बराबर ये मान हो जाएगा तो अब बी से किसका मान निकाल लेंगे हम, फाई का। तो प्रणालिका से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर बी इंटू ए, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया। तो फ्लक्स निकल आया, और जब फ्लक्स निकल आया तो स्वप्रेरकत्व एल बराबर क्या होता है, एन फाई अपान आई। तो एल बराबर एन फाई अपान आई, और यहाँ पर फाई की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, जो बचा वही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये होगा हमारा लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक इसमें वो होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, देखिए जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि अन्योन्य, अन्योन्य का मतलब अन्य के कारण प्रेरण। तो अन्य के कारण प्रेरण मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि दो कुंडलियों को, इसमें हम क्या करते हैं कि दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, ये है इसमें धारामापी लगा देते हैं। ठीक, तो जब दो कुंडलियों को हम पास पास रखेंगे और इस कुंडली में मतलब किसी एक कुंडली में
अगर हम I के मान में परिवर्तन करते हैं, तो I के मान में परिवर्तन करेंगे तो phi b में परिवर्तन होगा। अगर phi b में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस प्रकार से द्वितीयक कुंडली में क्या होगी, धारा जो है वो प्रेरित हो जाएगी। ठीक, तो जब देखें, अगर दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में, चाहे इसमें, इसको अगर हम प्राथमिक कुंडली कहें और इसको अगर हम द्वितीयक कुंडली कहें, ठीक, तो जब दो कुंडलियों को हम पास पास रखेंगे और किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो जब इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जो द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ फ्लक्स है, जो हमारा द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ फ्लक्स है, देखिए जब धारा के मान को अगर बढ़ाएंगे तो पहले जैसे मान लीजिए दो बल रेखाएं गुजर रही थी, ठीक, जैसे ही धारा के मान को और बढ़ाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, इसके वृद्धि होगी। और जब बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि का मतलब फाई में वृद्धि, तो चाहे वृद्धि हो या कमी हो धारा में, हमको क्या चाहिए, आई में क्या चाहिए, हमको परिवर्तन चाहिए सिर्फ। तो चाहे वृद्धि हो और चाहे क्या हो, कमी हो, तो जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और फिर उसमें क्या होगी, एक धारा प्रेरित हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे प्राथमिक कुंडली से जुड़े हुए इसमें हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन वो जो दिखाई पड़ रहा था, जो धारा प्रवाहित हो रही थी, वो किस में प्रवाहित हो रही थी, वो द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित हो रही थी। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो अब अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा क्या होगी, अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो देखिए, दो कुंडलियों को पास पास रखकर, दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक कुंडली में किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो द्वितीयक कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रेरित होती है।
ठीक, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है। अगर देखें तो दो कुंडली हैं, इनको जब हम पास पास रखेंगे तो अब एक कुंडली में, जब इस प्राथमिक कुंडली में जो धारा हम प्रवाहित करवा रहे हैं उसमें जब I के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रेरित होती है। क्योंकि इसमें हम धारा के मान में, इस कुंडली में ही धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेरित धारा हो रही है वो इस कुंडली में हो रही है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर अब जो अगला प्रश्न हमारा होने वाला है वो होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न, या तो स्वप्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। किसी भी सेट में आप देखेंगे तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, ये क्या होता है? देखिए जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वही, अगर हम दो कुंडली को पास पास रखें, ठीक, तो अब अगर इस कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली है उसमें अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, इसमें जो प्राथमिक कुंडली है अगर उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1। तो अब अगर I1 धारा इसमें हम प्रवाहित कराएंगे तो इससे क्या होगा? इससे जुड़े हुए, क्योंकि धारा के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसमें अगर देखें तो या इसको अगर हम थोड़ा इस प्रकार से लिखें, देखिए ये है, तो ये जो है क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब धारा का मान इसमें क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब धारा का मान बदलेगा तो इससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो अब इसमें मान लेते हैं जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है वो N2 है और इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना है? वो Φ2 है। तो अब चूंकि जब परिवर्तन हम किस में कर रहे हैं? धारा में, यहां, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन कहां हो रहा है? वो द्वितीय कुंडली में हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली में यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है,
यदि प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, तो इसमें अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो अब जो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, तो द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, N2 Phi2। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, I1 के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है N2 Phi2, वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित जो धारा है उसकी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है, अगर जितना ज्यादा इसमें हम धारा को प्रवाहित करवाएंगे उतना ही ज्यादा इससे फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, क्योंकि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करवाएंगे तो धारा और तीव्रता में रिलेशन कैसा होता है, B प्रोपोर्शनल टू I, मतलब उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होने का मतलब वहां से जो बल रेखाएं हैं वो ज्यादा गुजरेंगी, और जब बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो उससे जुड़े हुए फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि N2 Phi2 प्रोपोर्शनल टू किसके, I1 के, या N2 Phi2 बराबर M I1। ठीक, जहां M क्या है, M है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, तो अब M बराबर क्या हो जाएगा यहां, N2 Phi2 अपान कितना, I1। तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए एक सूत्र हमको प्राप्त हुआ, वो जो सूत्र है वो होगा M बराबर N2 Phi2 अपान I1। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर I1 बराबर 1 एम्पियर रखें तब M बराबर क्या निकल कर आएगा, N2 Phi2। तो इस प्रकार से जो हमारी परिभाषा यहां से निकलेगी वो क्या होगी, देखिए यम क्या है, यम है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो लिखेंगे कि दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर है, N2 Phi2। N2 Phi2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की
संख्या, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि, देखिए ये जो यम है वो N2 φ2 के बराबर होता है कब, जब I1 बराबर 1 एम्पियर। तो I1 का मतलब क्या है, जो पहली कुंडली है उसमें जो धारा परिवर्तन की दर है या उसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो कितना है, 1 एम्पियर है। यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, अगर यहां से एक बार हम फिर से इसको समझने का प्रयास करें, इसको दोहराएं तो क्या होगा, देखिए ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रवाहित हो रही है I1, मतलब इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब ये धारा का मान इसमें बदल रहा है। तो अगर इसमें धारा का मान बदलेगा तो धारा का मान बदलने का मतलब, अब इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि देखिए धारा का मान परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि φb में परिवर्तन, और φb में परिवर्तन का मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक धारा प्रेरित होती है। तब यहां देखें, अगर धारा के मान में परिवर्तन का मतलब इससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन, तो इससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स होगा, अगर इसमें N2 फेरे हैं तो इसमें, तब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, अगर φ2 है तो इसमें जो ग्रंथियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, N2 φ2 होगी। तो जो ये N2 φ2 है वो इसमें प्रवाहित धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि इसी पर ये निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा इसमें धारा के मान में परिवर्तन होगा, इसका मतलब अगर इसमें जितना ज्यादा धारा का मान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो अब यहां से देखें तो यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, N2 है। तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है मतलब N2 φ2, वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, N2 φ2 बराबर MI1, जहां M क्या है वो अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो M बराबर क्या होगा, N2 φ2 अपान I1। ठीक, एक सूत्र तो ये निकल कर आया जहां से हमको सवाल मिल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर देखें, अगर यहाँ I1 बराबर 1 एम्पियर कर दें तो M बराबर क्या होगा, N2 φ2, इसका मतलब M क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। N2 φ2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के संख्यात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। कब बराबर होता है, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो। ठीक, अब इसके अगर आगे हम देखें तो यहां क्या होगा, यदि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न
विद्युत वाहक बल E2 है। द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? E2। तब E2 बराबर क्या होगा? माइनस का N2। E2 बराबर यहां होगा माइनस का N2 और d∅2 अपान कितना? dt। N2 कितना होगा? d∅2 अपान कितना? dt। तो अब E2 बराबर क्या होगा यहां? देखिए, अगर इस N2 को इसके साथ लिख दें तो d बाई डी टी N2 ∅2। तो चूंकि N2 ∅2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? Mi1। देखिए यहां से अगर देखें तो N2 ∅2 बराबर, ये देखिए N2 ∅2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Mi1। तो इस प्रकार से अगर यहां देखें तो N2 ∅2 बराबर Mi1। तो अब E2 बराबर क्या होगा? माइनस का d बाई डी टी N2 ∅2 का मतलब Mi1। तो E2 बराबर क्या निकल कर आएगा? M चलाएगा बाहर और di1 अपान कितना हो जाएगा? dt। ठीक, तो इस प्रकार से अगर यहां देखें तो M बराबर मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या निकल कर आएगा? तो M बराबर कितना हो जाएगा? E2 अपान di1 अपान dt। तो हमको ये सूत्र मिलेगा फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। देखिए इस पर सवाल खूब पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये दोनों, जिस पर आपको आंकिक प्रश्न काफी ज्यादा मिलेंगे और ये प्रश्न जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, अब देखें अगर यहां पर हमको परिभाषा निकालनी है इसकी, तो अब देखिए परिभाषा क्या निकल कर आएगी? di1 अपान dt बराबर अगर 1 लिख दें तो M बराबर किसके होगा? E2 के। तो इसका मतलब अब अगर इसकी परिभाषा हम यहां से लिखें तो क्या निकल कर आएगा? यम क्या है? यम है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में, ये di1 अपान dt क्या है? ये है धारा परिवर्तन की दर, एकांक हो। ठीक, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। कब? यदि प्राथमिक कुंडली में। देखिए di1 अपान dt, तो d का मतलब परिवर्तन, तो धारा में परिवर्तन, और अपान समय, समय का मतलब इसको क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो।
तो इस प्रकार से बच्चों हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अन्योन प्रेरण गुणांक है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज के इस सेशन में हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, अगले सेशन में हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को, इसमें जो भी हमने सूत्र को पढ़ा है उसको क्लियर करेंगे और आंकिक प्रश्न और पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।